अच्छा। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो हमारा पोर्शन था वो कल कंप्लीट हो चुका है, और उसके जो नोट्स थे वो भी डिटेल में आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं ग्रुप में। साइकोलॉजी का जो एरिया है उसके कंप्लीट होने के साथ मैं समझता हूँ कि हमारा जो पेडागोजी का सेक्शन है उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मेनली तीन चीज़ें रहती हैं। एक तो असेसमेंट्स या असेसमेंट एंड एवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये एक एरिया रहता है हमारा। असेसमेंट एंड एवोल्यूशन का ये एक एरिया जो है, आप इसको एक सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, टॉपिक भी कह सकते हैं, मेजर टॉपिक है। दूसरा है क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, ये रहता है। और तीसरा आप कह दें करिकुलम का जो एरिया है वो जो है रहता है अभी हमारा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है इसमें हम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की आज डिटेल में बात कर लेंगे। इसके ऊपर तो इंशाल्लाह हमारी एक ही क्लास में हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। अगरचे उस तरह से तो ये कवर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसकी बुक को पढ़ेंगे तो ये पूरा 250 से 300 पेजेस तक इसकी पूरी एक किताब होती है, बीएड के अंदर भी होती है, और एडी वगैरह जैसे कोर्सेज में भी इसकी पूरी जो है 250 से 300 सफ़े की एक बुक होती है पूरी। इसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट और असेसमेंट हर जो यहाँ पर जिस जिस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे वो एक पूरे एक सब्जेक्ट के तौर पर उस बीएड और एमएड वगैरह जैसी चीज़ों में उसको पूरे एक सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है सिर्फ ये इतनी सी एक बात होती है कि उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होता है, बहुत ज़्यादा जो है एग्जांपल्स वगैरह दिए गए होते हैं, इसीलिए उसके अंदर थोड़ी डिटेल जो है वो ज़्यादा होती है। यहाँ चूँकि हमने सिर्फ 5 नंबर की तैयारी करनी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारी टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर होनी होनी चाहिए, कि हमें सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो क्लियर हों इन टॉपिक्स या इन एरिया से रिलेटेड। और दूसरी बात यह है कि हमें जितनी थ्योरीज ही बस थ्योरीज हैं उसका हमें पता हो, तो आई थिंक कि उतने में हमारा जो है काम चल जाता है, ठीक है। आज जो है वो असेसमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारी सिर्फ 2 क्लासेस वो पेडागोजी की रह जाती हैं। जी देखें, मैं इसीलिए कहता हूँ क्लास को टाइम टाइम पे जो है वो ज्वाइन किया करें। अभी नए स्टूडेंट्स को जो है वो शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1 सेकेंड। चलें, जो ज्वाइन नहीं कर पाते उनको फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये दो जो हमारे टॉपिक्स हैं ये रह जाते हैं इस एरिया से जो है। अभी इस दफ़ा जब हम एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो पेडागोजी के क्वेश्चंस जो थे वो इस एरिया से आए हुए थे। रूब्रिक्स के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस आए हुए थे, और असेसमेंट्स के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस आए हुए थे। वो आगे जाके लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। क्लासरूम असेसमेंट का ये हमारा जो है वो पहला लेक्चर है। इससे पहले जितनी भी लेक्चर्स हो चुकी हैं वो सारी एजुकेशनल साइकोलॉजी के डोमेन में आती हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो है आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि जब भी कोई टीचर जो है वो बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ पढ़ाता है, तो उसको ये अंदाज़ा ये कैसे पता चलता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है बच्चों को। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है कुछ लोगों को, क्या मसला है? स्क्रीन सबको विजिबल है या नहीं? नज़र नहीं आ रही स्क्रीन? चलें। अच्छा,
एक टीचर जो है वो असेसमेंट के ज़रिए वो असेसमेंट करता है, तो उसके ज़रिए उसको पता चलता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वो सीखने वालों ने सीखा है या नहीं सीखा, ठीक है। तो ये जो है लर्निंग, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता, बल्कि उसको हम असेसमेंट के ज़रिए फाइंड करेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ाया है वो जो है सीखने वालों ने सीखा या नहीं सीखा। तो आप इसको एक तरह से इसकी डेफिनेशन इसको इस तरह हम लेंगे कि इट इज़ द गैप बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। देखिए, टीचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक जो है हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और फिर उस इंस्ट्रक्शंस उसको नापने के लिए, पता लगाने के लिए कि उन इंस्ट्रक्शंस को कितना जो है वो सीखा गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो आप ऐसा कहें कि असेसमेंट इज़ द ब्रिज बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। ये एक तरह से टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या है, एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितना कुछ जो है वो सीखा गया है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा सा इसको समझें कि एजुकेशनल सेटअप के अंदर या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है असेसमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, कितना ज़रूरी है असेसमेंट, ठीक है। तो ज़ाहिर है जितना जो है वो एक टीचर को असेसमेंट के ज़रिए ही पता चलता है कि उसको उसकी जो टीचिंग है वो कितनी कामयाब रही है, क्या उसको अपनी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करना चाहिए, या जो है उसके स्टूडेंट्स ने जो है उस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से सीख लिया है, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर असेसमेंट्स ना हो तो इसका मतलब ऐसे होगा कि जैसे आप किसी शख्स को मैसेज कर लें और फिर आप जो है ये कंफर्म किए बगैर आप जो है बस रह जाएं कि उसने वो उसको वो मैसेज जो है वो मौसूल हुआ या नहीं, या उसने वो मैसेज देखा या नहीं। आपने किसी को मैसेज कर लिया और आप बेफिक्र हो गए, हालांकि उस तक वो मैसेज पहुंचा ही नहीं है। तो असेसमेंट जो है ये टेस्टिंग जब हम करते हैं, ये कंफर्मेशन जब हम करते हैं, इसी को बेसिकली असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसका जो है एक बेसिक रोल है, बेसिक रोल भी इसी हवाले से है क्योंकि इसी के ज़रिए जो है वो टीचर को पता चलता है कि क्या है उसके जो स्टूडेंट्स है उसने इस चीज़ को सीखा। तो ये एक तरह से ना सिर्फ हमें हमारे जो स्टूडेंट्स है उनको जो है वो फीडबैक देने के लिए भी काम आता है, हम उनको बता सकते हैं कि आपने कि आपकी ये एरिया जो है ये कमज़ोर है, आप इसको इम्प्रूव कर लें। दूसरा, हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर लेते हैं, हम उनको बता देते हैं कि आपने इतना इम्प्रूव कर लिया है, आप मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। या सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इसके ज़रिए अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। देखिए, बोर्ड्स एग्ज़ाम लेती हैं ना, जैसे हमारा मर्दान बोर्ड है, अगर वो एग्ज़ाम ले रहा है तो वो क्यों एग्ज़ाम ले रहा है, वो इसलिए एग्ज़ाम ले रहा है। बाकी देखिए, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक जो है वो स्कूल के अंदर ही एग्ज़ाम्स होती हैं, लेकिन 9-10 का जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड लेता है। तो क्यों लेता है वो? क्योंकि इसके ज़रिए वो जज करना चाहता है, वो मैयर करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि कौन से स्कूल्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं, और कौन से स्कूल्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। तो ये बेसिकली जो असेसमेंट है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये अंदाज़ा लगाया जा सके। वरना तो 9-10 के एग्ज़ाम्स भी स्कूल के अंदर कंडक्ट किए जा सकते थे, लेकिन ये बोर्ड के एग्ज़ाम होते ही इसलिए हैं कि स्कूल्स के परफॉर्मेंस को जो है वो जज किया जा सके, ठीक है। बाकी जो है वो करिकुलम डिज़ाइन करने में ये सारी चीज़ें जो है ये क्यों कब पॉसिबल है, जब ठीक तरीके से असेसमेंट्स हों, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो असेसमेंट होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस, ठीक है, सिंपल सी बात है। टीचर ने कुछ पढ़ाया, बच्चों ने उसको कितना सीखा, कैसा सीखा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, सिंपल सी बात है। इट इज़ गैदरिंग ऑफ एविडेंस, आप इसको एक तरीके से कह लें कि एक स्टूडेंट्स को क्या आता है, क्या उसको नहीं आता, कितना उसने समझा है। ये सारी चीज़ें हम इसको क्वांटिटेटिवली भी देखेंगे, क्वालिटेटिवली भी देखेंगे, दोनों तरीक़ों से देखेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि कुछ जो असेसमेंट्स होती हैं वो ऑनगोइंग होती हैं, वो चलती रहती हैं,
ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही वो चल रही होती हैं। ये जाके थोड़ा सा आगे जाके हम इसको जब असेसमेंट की टाइप्स को पढ़ेंगे फिर उसके अंदर ये मज़ीद चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बट या ये चीज़ जो है ये ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि असेसमेंट, इवालुएशन और जो नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट, इस तरह की चीज़ों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो ये है कि मैंने जैसे लेक्चर के शुरू में भी आप लोगों से कहा कि इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को सीखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम के अंदर टर्मिनोलॉजीज़ ही पूछी जाती हैं। तो टर्मिनोलॉजीज़ को समझना ज़रूरी होता है और इसके बीच में जो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, देखें पहले हमने असेसमेंट को देखा, दूसरा अभी हम इवालुएशन को देखते हैं। तो इवालुएशन में ज़रूरी चीज़ क्या है, वो जजिंग द वैल्यू या क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स यूजिंग सेट क्राइटेरिया। आपने जो है कोई क्राइटेरिया रखा है कि किसी बच्चे ने अगर 80% मार्क्स ले लिए तो उसको मैं A+ ग्रेड दूंगा, ठीक है। तो किसी बच्चे ने अगर 80% मार्क्स ले लिए तो आपने उसको A+ ग्रेड दे दिया और आपने उसको जज किया, आपने उसके बारे में एक फ़ैसला सुनाया कि ये बच्चा जो है ये आउटस्टैंडिंग बच्चा है। तो जब हम फैसला सुनाते हैं, जब हम फाइनली कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं उस बच्चे के बारे में, तो उसको कहते हैं इवालुएशन। देखिए एग्जांपल में हमने क्या कहा, ग्रेड एट द एंड ऑफ द टर्म, ग्रेड एट द एंड ऑफ द टर्म। क्योंकि जो है साल पूरा हो चुका है, टर्म पूरा हो चुका है और हमने बच्चे को किसी एक ग्रेड में जो है वो प्लेस करना है, तो उसी को कहते हैं इवालुएशन। अच्छा, तो ये देखिए असेसमेंट को अगर आप देखें तो उसकी जो स्टेजेस हैं वो डायग्नोस्टिक भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक कब होती है, जब हमने कुछ भी पढ़ाने से पहले हम बच्चों की असेसमेंट कर लें तो उसको क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक। अनगोइंग कब होती है, जब हम कुछ पढ़ा लेते हैं तब फिर पढ़ाने के बीच बीच में ही बच्चों से पूछते हैं तो उसको अनगोइंग असेसमेंट बोलते हैं। लेकिन इवालुएशन हमेशा समेटिव ही होता है, मतलब आखिर में ही होता है, बीच बीच में इवालुएशन नहीं हो सकती। मेजरमेंट जो है इसको आप देखें, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए जब बात क्वांटिटी की आ गई ना, यहाँ से ही जो है हमें समझ जाएंगे कि किस चीज़ की बात हो रही है, मेजरमेंट की बात हो रही है। जब भी बात क्वांटिटेटिव हो, स्कोर हो, नंबर हो, ठीक है, नंबर। अगर किसी को याद हो या आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो तो मेरे ख्याल से जो डीएम का या सीटी का पेपर था ना पिछले अभी 2-4 महीने पहले, उसमें मेजरमेंट का एक क्वेश्चन मौजूद था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, या सीटी वाले में था या डीएम वाले स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर उसमें मेजरमेंट का एक क्वेश्चन मौजूद था। अच्छा, तो जब क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन हम अगर किसी बच्चे को बता दें कि आपके 18 मार्क्स हैं, आपके 15 मार्क्स हैं, तो ये जो नंबर डिस्क्रिप्शन हम देते हैं बच्चे को, ये बेसिकली क्या होता है, ये उसकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं। जितने भी टर्म्स हमने एक्सप्लेन कर लिए आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा उससे कि उसमें हम क्या करते हैं। मेजरमेंट में क्या होता है, हम उसको नंबर्स देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। असेसमेंट में क्या होता है, जो नंबर्स, जो इंफॉर्मेशन, पूरी जो इंफॉर्मेशन उसकी परफॉर्मेंस की आती है हमारे पास, उस एविडेंस को, उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना डिफरेंट टाइम्स पर, उसको असेसमेंट कहते हैं। इवालुएशन क्या होता है, इवालुएशन ये होता है कि हम उसके जितनी ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर कोई फैसला सुनाए, उसको जज करें, तो उसको कहते हैं इवालुएशन। इसकी आप एक सादा सी जो है वो एग्जांपल अपने अगर माइंड में आप इसको जो है याद करना चाहें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर जो है वो रखता है, वो कहता है कि आपको जो है वो 102 फ़ारेनहाइट जो है वो आपका टेम्परेचर है। तो ये उसने क्या किया, ये उसने मेजरमेंट किया, ठीक है। ये उसने क्या किया, ये मेजरमेंट है, क्योंकि थर्मोमीटर ने आपको एक नंबर दे दिया, वो नंबर फाइंड आउट करना उसको जो है वो क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर इस 102 को देखते हुए वो क्या कहता है, वो एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को कि इसकी एक इंटरप्रिटेशन देता है कि ये 102 जो होता है ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो कितना है, कैसा है। इसको कहते हैं असेसमेंट।
इंटरप्रेट करना, उस नंबर का एक मतलब निकालना, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या होता है, इवैल्यूएशन, उस मतलब के बेस पर फिर कोई फैसला सुनाना। फैसला क्या सुनाना, फैसला ये सुनाना कि किसी शख्स को जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है, कोई शख्स जो है वो मरीज़ है या वो हेल्दी है, इस शख्स को जो है यहाँ पर दाखिल करना चाहिए या जो है उसको निकाल देना चाहिए। तो ये इवैल्यूएशन है, ठीक है। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा वो है नहीं, डिस्कशन की ज़रूरत नहीं होती, बस छोटी सी जो है उसको समझने की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं थोड़ी सी, इसी के अंदर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या डेफिनेशंस हैं, इसी के अंदर जो है एक और चीज़ भी आता है जिसको शायद मैं ऐड करना भूल गया हूं। असेसमेंट भी है, इवैल्यूएशन भी है, मेजरमेंट भी है, एक और चीज़ है टेस्ट। टेस्ट क्या होता है, देखिए वो भी तो इसी कैटेगरी का एक हिस्सा बन रहा है ना। किसी के माइंड में कुछ हो उसके हवाले से तो काइंडली आप शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट जो है वो एक टूल है या इंस्ट्रूमेंट है। देखिए हम उस टाइम पर जब हम असेसमेंट करते हैं ना, तो असेसमेंट के लिए हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है। असेसमेंट जो है या तो हम किसी शख्स का इंटरव्यू लेते हैं, कोई वाइवा लेते हैं उसका, या जो है हम उसको जो है कोई एमसीक्यूज टाइप कोई एग्ज़ाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये असेसमेंट होती है। तो सॉरी, टेस्ट होती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ टूल और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डिज़ाइन टू मैयर अ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज। स्टूडेंट्स के नॉलेज को या उसके स्किल को या उसकी एबिलिटी को मैयर करने के लिए, ठीक है, एक टूल जिसको डिज़ाइन किया जाए तो उस टूल को जो है वो टेस्ट कहते हैं। ये चार जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है इस टॉपिक के हवाले से। अच्छा, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है उनको बता दें कि आज हमारा जो क्लास है वो असेसमेंट और इवाल्यूएशन के हवाले से है। फर्स्ट क्लास है और इसमें अभी तक हमने जो है सिर्फ असेसमेंट को पढ़ा है कि असेसमेंट क्या चीज़ होती है, और थोड़े से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको या डेफिनेशंस हैं उसको हमने पढ़ा है। असेसमेंट क्या है, इवालुएशन क्या है, मेजरमेंट क्या है, इसके डिटेल नोट्स भी ज़ाहिर है आप लोगों को मिलेंगे और स्लाइड्स भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अभी तक हमने थोड़ा सा इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस किया, साथ में मैंने टेस्ट के हवाले से थोड़ा सा बताया कि टेस्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला सबसे बेसिक जो है वो इसमें टेस्ट है। टेस्ट के बाद इसको हम आप इस तरह समझ लें कि असाइनमेंट असेसमेंट है, और फिर मेजरमेंट है, और लास्ट में जो है वो इवैल्यूएशन होता है। टेस्ट क्या होता है, वो एक टूल है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिज़ाइन किया जाता है किसी स्टूडेंट की नॉलेज को, किसी स्टूडेंट के स्किल या उसकी एबिलिटीज़ को मैयर करने के लिए, ठीक है। वो एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो किसी उसके ज़रिए हम किसी स्टूडेंट के स्किल, नॉलेज या उसकी एबिलिटीज़ को मालूम करते हैं टेस्ट के ज़रिए, ठीक है। फिर हम मुख्तलिफ़ टेस्ट के ज़रिए जो डेटा निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। वो जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लेंगे, हम कुछ एम सी क्यूज़ टेस्ट लेंगे, कुछ जो है वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं उस तरह के, कुछ वाइवा होंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो उन सारे से जो डेटा आएगा हम उसको कलेक्ट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, और इस चीज़ को कहते हैं असेसमेंट। तो जो सारी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो उसके बेस पर हम फिर कोई फ़ैसला सुनाएंगे कि ये शख्स जो है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, काबिल है, नालायक है, या हमारे किसी काम का है या नहीं है। हमने कोई क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किया हुआ होता है और उसके साथ जो है हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अभी मज़ीद डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, और थोड़ी सी इसकी जो है वो अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो देखिए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ये किन किन लोगों के काम आता है, टीचर्स के भी काम आता है, स्टूडेंट्स के भी काम आता है, एंड एजुकेशन सिस्टम के भी काम आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टीचर के काम ये किस तरह आता है। सबसे पहला सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या है, डायग्नोज लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। टीचर क्या करता है, वो जब भी किसी क्लास के में एंटर होता है, तो जो जिस टीचर की वो जो है वो ट्रेन टीचर हो, उसको जो है पेडागोजिकल स्किल्स उसके अच्छे हों, तो क्लास का वो सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट लेगा, कुछ बच्चों से कुछ इनफॉर्मल किस्म के सवालात करेगा उस टॉपिक के बारे में। तो उससे टीचर को अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चों के पास जो है वो प्रीवियस नॉलेज उस टॉपिक के बारे में कितनी है, ठीक है। सबसे पहले वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को फाइंड आउट करेगा, एसेस करेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अभी टाइप्स के बारे में टाइप्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है।
दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इम्प्रूव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़। अगर उसको जो है देखें किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया, फिर उसने जो है वो असेसमेंट लिया क्लास का, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लोग कहेंगे। उसने असेसमेंट लिया, उसको अंदाज़ा हुआ कि क्लास ने जो है वो अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को सीखा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपने स्ट्रेटजीज़ को, अपने लेसन प्लान को टेलर करेगा उस क्लास के हिसाब से, या उसको मज़ीद एडवांस करेगा, या जो है वो थोड़ी सी उसमें जो है वो पीछे आएगा, ताकि बच्चों के को वो चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ाई जा सके, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स। ये ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, असेसमेंट के हवाले देखिए, हमारे हाँ होता क्या है, हमारे यहाँ तो जब भी हम टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? वो हम बच्चों को पास या फेल करने के लिए करते हैं। हालांकि असेसमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो फीडबैक्स प्रोवाइड करना है, वो फीडबैक्स प्रोवाइड करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को आपने कभी भी ये नहीं कहना कि ये सवाल आपका गलत है, ये सवाल आपका ठीक है, बल्कि बच्चों के सवालात को जो है डिटेल में चेक करके आपने उनको बताना होता है कि आपने क्या किया है। आप टेंसेस में कमज़ोर हैं, उसको पॉइंट आउट करें कि ये एरिया आपका कमज़ोर है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो असेसमेंट की वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए, असेसमेंट को जो है वो किस कितना इम्पोर्टेंट है, या वो किस तरह से असेसमेंट उनके उनके लिए हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो असेसमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, या उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को जो है अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं या वीकनेसेस हैं, वो असेसमेंट के ज़रिए ही मालूम होती है उनको। उनको ये पता, असेसमेंट के ज़रिए ही पता चलता है कि वो किस एरिया में जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और किस एरिया में उनको मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो लर्निंग के लिए मोटिवेट भी इसी जो है वो असेसमेंट के ज़रिए ही होते हैं, क्योंकि अगर कोई टेस्ट जो है वो देता है, उसके 40 आउट ऑफ 50 आते हैं, 45 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 50, तो वो जो है लर्निंग के लिए मज़ीद मोटिवेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ख्याल रहे कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके 20 आउट ऑफ 50 आते हैं, तो वो डीमोटिवेट भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना होता है, हमें बच्चे को फेल नहीं कराना होता। हमने बच्चे को ये कहना होता है कि आपने इस एरिया में जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, और आप इस एरिया में जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आप इस एरिया को इम्प्रूव करें, रादर देन कि हम उसको सिंपली बता दें कि आपका जो है वो टेस्ट है वो फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये नहीं करना, हमने बच्चों को हर हाल में वो लर्निंग के लिए मोटिवेट रखना है, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, वो ट्रैक प्रोग्रेस। इसके ज़रिए बच्चों को जो है अपनी उनकी जो प्रोग्रेस है वो उनको पता चलती है कि वो कितना अच्छा जो है वो थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द टर्म जो है वो कितना अच्छा या कितना बुरा वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। एजुकेशनल सिस्टम के लिए सबसे पहले जो सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है। देखिए, हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं, हमारे पास जो है एमडीकेट होता है, ठीक है, एमडीकेट होता है, हमारे पास सीएसएसपी में इस किस्म के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने एक क्राइटेरिया जो है वो फिक्स करके रखा है कि इस क्राइटेरिया को जो शख्स जो है वो मीट करेगा, तो सबसे पहले क्या होता है, उसके कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में उन्होंने एक मिनिमम जो है क्राइटेरिया रखा होता है कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट से जो जो शख्स जो है वो पास होकर आएगा, फिर उसके बाद उसकी क्या होगी, वो एक कंपेरेटिव एनालिसिस होगी, फिर उनकी एक कंपेरेटिव मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए वो पहले वो स्क्रीनिंग टेस्ट रखते हैं। तो कि ये क्या है, ये अगेन जो है एक तरह का असेसमेंट है। ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए आ रहे हैं, क्या वो मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था कि टीचर्स के पर्सपेक्टिव से या स्कूल के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो ये जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि जो क्या कहते हैं उसको मेजर किया जा सके, स्कूल की परफॉर्मेंस को जो है मेजर किया जा सके। तो अकाउंटेबिलिटी वाला जो एक पॉइंट है, इसमें यही बात आ जाती है कि एजुकेशन सिस्टम जो है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो डायरेक्टरेट्स हैं एजुकेशन के, उनको जो है अकाउंटेबिलिटी करने में आसानी होती है थ्रू असेसमेंट्स। जब असेसमेंट्स होती हैं तो उसके ज़रिए ही उनको पता चलता है कि कौन से टीचर्स, कौन से स्टूडेंट्स और कौन से स्कूल जो है वो
बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं और कौन से नहीं। लास्ट चीज़ इसमें पॉलिसी डिसीजंस है, किस तरह के सब्जेक्ट्स को, किस तरह के टॉपिक्स को जो है वो करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, किस तरह के एग्ज़ाम्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ये असेसमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर अच्छी असेसमेंट्स होंगी तो वो बेटर पॉलिसी डिसीजंस जो है वो ले सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे बार बार आप लोगों से जो है वो फीडबैक लेना पड़ता है क्योंकि आई थिंक कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो भी स्टेबल नहीं है। तो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों से कंफर्म किया करूँगा कि आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ नहीं पता चलता कि कौन जो है वो मेरे ग्रुप में है या नहीं है, स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, मुझे अभी यहाँ नज़र नहीं होता है हमसे। चलिए ठीक है। अच्छा, तो अभी थोड़े से प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, देखिए प्रिंसिपल्स को किसी भी टॉपिक के, देखिए कुछ 4 से 5 जो बेसिक टॉपिक्स हैं मैं हमेशा उसको डिस्कस कर लेता हूँ। प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम किसी बच्चे का अगर क्या कहते हैं असेसमेंट लेते भी हैं तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो एक वैलिड असेसमेंट है या नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में आप इसको समझ लेंगे कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरह जो है असेसमेंट की वैल्यू को जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, वैलिडिटी। ठीक है, कि वो जो एक असेसमेंट हम ले रहे हैं वो एक वैलिड असेसमेंट है या नहीं है। अच्छा, अगर सिंपल सी मैं इस हवाले से आपको एग्जांपल दूं, मैं किसी शख्स की जो है वो उसका ड्राइविंग टेस्ट लेना चाहता हूँ और उसको मैंने बिठा दिया है, मैंने गाड़ी के बारे में सारे जो है वो क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, उसको गाड़ी का सब कुछ का जो है वो पता है। फिर मैंने जो है ट्रैफिक के रूल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लिए, उसको ट्रैफिक के रूल्स भी सारे आते हैं और मैंने उस शख्स को जो है वो पास कर लिया। मैं कहता हूँ कि ये शख्स जो है ड्राइविंग टेस्ट में पास हो चुका है, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये जो असेसमेंट आपने किया है ये वैलिड असेसमेंट नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट के लिए ड्राइवर को गाड़ी चलाना ज़रूरी होता है, उसी के ज़रिए ही हमें पता चलता है। तो इसमें यह है कि हम जब भी जो है वो असेसमेंट लेते हैं तो सबसे पहले इस प्रिंसिपल को देखेंगे कि क्या ये एक वैलिड असेसमेंट है। हमने जो है बच्चे को कुछ पढ़ाया, तो वो जो हमने कुछ उसको पढ़ाया है वो क्या उसकी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेट करता है या उसकी मेमोरी से रिलेट करता है या उसके जो है वो साइकोमोटर स्किल्स के साथ वो रिलेट करता है, कौन से स्किल्स के साथ वो रिलेट करता है, और उसके हिसाब से ही फिर हम असेसमेंट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं और हमारा जो असेसमेंट है वो किसी और चीज़ को मेजर कर रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें ये पड़ता है, वो चीज़ जो है वो असेसमेंट जो है वो वैलिड असेसमेंट नहीं होती। अच्छा, दूसरा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो है वो क्या है, हम कंसिस्टेंटली जो है बच्चों के वो असेसमेंट्स लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि साल में बस एक दफ़ा ही जो एग्जाम्स हो रहे होते हैं, नहीं, बल्कि ओवर द टाइम हम कंसिस्टेंटली बच्चों के जो है वो असेसमेंट्स ले रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हम जिस तरह के असेसमेंट्स हम ले रहे हैं अगर वो कंसिस्टेंटली हमें सही रिजल्ट दे रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो असेसमेंट हम ले रहे हैं ये रिलायबल है। अगर वो कंसिस्टेंटली हमें ठीक रिजल्ट नहीं दे रहा तो फिर वो असेसमेंट या असेसमेंट टाइप जो है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है वो फेयरनेस है। फेयरनेस ये बड़ा ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर में हम इसी चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि देखिए अगर सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एमसीक्यूज टाइप का कोई एग्जाम है, एमसीक्यूज टाइप का कोई टेस्ट है, तो उसमें तो बायसनेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो सारी जो एमसीक्यूज हैं अगर किसी ने ठीक किया है तो वो ठीक है, अगर किसी ने गलत किया तो गलत है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो सब्जेक्टिव में फिर क्या होता है जी, दूसरी तरफ क्या है, सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो सब्जेक्टिव में फिर क्या होता है कि दो बच्चे हैं, उन्होंने एक ही तरह का जो है वो आंसर लिखा है, लेकिन एक बच्चे की जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी है, दूसरे बच्चे की हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है।
या उस टाइम पर जिस टाइम पर वो टीचर जो है वो पेपर को चेक कर रहा था उसका मूड अच्छा नहीं था, वो गर्मी में बैठा हुआ था, तो बच्चे के जो मार्क्स है उसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर जो है वो असर पड़ेगा। तो मैं फेयरनेस का जो एक प्रिंसिपल है वो इसलिए ज़रूरी है कि हमने फेयर जो असेसमेंट है वो कंडक्ट करना है। हमने जो स्टूडेंट्स है उसकी जेंडर को नहीं देखना, उनकी एज को नहीं देखना, बल्कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो लर्निंग्स है उसको देखना है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्लियर क्राइटेरिया, हमने पहले से ही एक क्राइटेरिया जो है वो तय करके रखा होता है कि कोई जो बच्चे हैं जब उनकी असेसमेंट ली जा रही है तो उनके लिए हम पहले से ही एक क्राइटेरिया रख देते हैं कि अगर इस तरह के वो परफॉर्म करेगा तो हम उसको इतने इतने मार्क्स देंगे, इसी ग्रेड के अंदर उसको रखेंगे। तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल ऑफ द असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी, जाहिर है हम किसी बच्चे का अगर असेसमेंट जो है वो ले रहे हैं तो सबसे पहली मैं कहूँगा कि वो चीज़ ये है कि वो प्रैक्टिकल हम उसकी जो है वो असेसमेंट ले रहे हैं, उसकी जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ है उसके मुताबिक ही हम टेस्ट लेंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनसे कहें कि आपने 30 मिनट के अंदर जो है 100 क्वेश्चंस वो सॉल्व करने हैं, तो जाहिर है ये एक प्रैक्टिकल असेसमेंट है ही नहीं। इसमें ज़्यादा जो एक्सप्लेन करने का ऐसा कुछ है नहीं, सिंपली आपको बस ये पता होने चाहिए कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे आप लोगों को मालूम हो। ये वाला जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर अभी हम थोड़ी मज़ीद बहस भी करेंगे, और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के टॉपिक में ये वाली जो एरियाज हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, असेसमेंट क्या होता है? ये कम्प्रिहेंसिव होता है, ये ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है कि ये लर्निंग के जितने भी डोमेन्स हैं, देखिए लर्निंग के कितने डोमेन हैं? 3 डोमेन है लर्निंग के, अभी हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं मजीद डिस्कस नहीं करूँगा, आगे जाके स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। लर्निंग के जो है वो 3 डोमेन्स हैं, एक है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा क्या है? साइको मोटर डोमेन। 3 डोमेन है लर्निंग के। तो जो हम असेसमेंट बनाते हैं वो इन्हीं तीनों डोमेनों को जो है वो कवर करेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है 7th, वो है कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेटेड विद टीचिंग। तो ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाया कुछ है और असेसमेंट किसी और चीज़ का ले रहे हैं, नहीं, बल्कि हमने कंटिन्यूसली असेसमेंट लेना होता है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक असेसमेंट ले लिया और उसी की बेस पर हमने फैसला कर लिया। हम कंटिन्यूसली असेसमेंट्स लेते रहेंगे और उसको अपने टीचिंग का जो हम टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, उसको शामिल करेंगे। अब उसके जो रिजल्ट्स हैं उसी के बेस पे हमने जो है कुछ ना कुछ अपने टीचिंग में चेंजेस करनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, बेसिक्स थे। अभी हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। हम मैंने इसको कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आप जो मेरे पहले से मेरे स्टूडेंट्स थे उन लोगों को पता ही होगा कि मैं चीज़ों को कैटेगराइज करना या टेबलाइज करना, टेबल फॉर्म में चीज़ों को उसका करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उस तरीके से चीज़ों को समझना या याद रखना जो है वो आसान हो जाता है। बीएड और एडी वगैरह की बुक्स में अगरचे ये सारी टाइप्स दिए गए हैं, बट ऐसे कैटेगराइज फॉर्म में नहीं है। ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा, आप उसके साथ फिर टेली भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली जो इसकी टाइप्स हैं वो क्या है? बेस्ड ऑन टाइमिंग हम बात करेंगे, टाइमिंग के हवाले से कि कब कब जो है वो होती है असेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये आप लोगों को मेरे ख्याल से अभी तक याद भी हो चुके होंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग काफ़ी जो है वो क्लासेस ले चुके हैं। तो सबसे पहला जो असेसमेंट है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैं भी क्लास ले रहा हूँ और क्लास में के बीच बीच में आप लोगों से पूछता भी हूँ कि अच्छा, लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया है या नहीं आया। तो ठीक है, इस तरह की जो इंटरेक्शन मैं आप लोगों के साथ करता हूँ ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये क्विज़ की शक्ल में भी हो सकता है, क्लास टेस्ट की शक्ल में भी हो सकता है, छोटा सा क्लास का जो है वो असेसमेंट लेते हैं। तो ये सारी उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट के जुमरे में आती है। दूसरा क्या है? समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट कब होता है? ये जो सेमेस्टर के आखिर में एग्ज़ाम होता है, या जो है फाइनल जो एग्ज़ाम होता है, एंड ऑफ द ईयर जो एग्ज़ाम होता है एनुअल, उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है। ये एक तरह से इवैल्यूएशन का भी आप कहें कि इवैल्यूएशन भी इसके अंदर आता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक असिस्टेंट की असेसमेंट की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की कि वो
टीचर से पहले जब हम बच्चों के जो है उसके प्रीवियस नॉलेज को मालूम करने के लिए असेसमेंट करते हैं तो उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। इसके अंदर एंट्री टेस्ट और फ्री असेसमेंट्स वगैरह भी आते हैं। ये जो बच्चों को हम स्कूल में दाखिल कराते हैं तो वहाँ उनसे जो है वो अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास है प्लेसमेंट असेसमेंट। तो प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है उसके अंदर टू प्लेस लर्नर्स इन अप्रोप्रिएट लेवल। ठीक है, आप किसी एकेडमी में गए, किसी एकेडमी में गए आप लोग, ठीक है, वो एक लैंग्वेज एकेडमी है, तो आपने वहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है या कोई और लैंग्वेज जो है आपने सीखना है वहाँ पर। तो अच्छा, आप लोग किसी एकेडमी में गए, वो एक लैंग्वेज एकेडमी है, ठीक है, तो वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेंगे और उसी के बेस पर आपको उस जो आपका लैंग्वेज लेवल है उस तरह के जो है वो क्लास में आप लोगों को फिर वो प्लेस करेंगे। ठीक है, गेस का भी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, तो उसी हवाले से फिर वो आपको अप्रोप्रिएट क्लास में जो है वो प्लेस करेंगे, इसी को कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। अच्छा, अप्रोच के हवाले से बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच इसकी जो है हमारे पास दो टाइप्स हैं। अच्छा, एक को कहते हैं नॉन रेफरेंस्ड या नॉन रेफरेंस्ड जो है असेसमेंट, और दूसरे को कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉन रेफरेंस जो असेसमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग विद पीयर्स, एक दूसरे के साथ जो है बच्चों को कंपेयर करना या लर्नर्स को कंपेयर करना, उसको कहते हैं नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट। नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट, इसकी आप एग्जांपल इस तरह लें कि अभी जो हमारा जब हमारे जो टीचिंग के टेस्ट हुए हैं उसमें एक तो ये होगा कि हमें जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। उसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मर्दान में किसी शख्स के 120 मार्क्स आए हैं तो शायद वो मेरिट में कोई 80 नंबर पर होगा, ठीक है, और उस वहीं पर अगर सवाबी में किसी शख्स के जो है वो 120 मार्क्स आए हैं तो वो मेरिट में 10th नंबर पर होगा। तो वो क्या है, ये रिलेटिवली एक दूसरे के साथ जो है कंपेयर करने को कहते हैं नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट। ठीक है, उसी के बेस पर एक दूसरे के साथ जब स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है। लेकिन जब फिक्स क्राइटेरिया के साथ किसी की परफॉर्मेंस को जो है वो कंपेयर किया जाता है तो उसे कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। ये क्या है, अगेंस्ट फिक्स क्राइटेरिया या अगेंस्ट फिक्स स्टैंडर्ड। इसमें हम जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट की जो है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उसको हमने वहाँ पर जो है वो एक स्टैंडर्ड रखा था कि 50% के मार्क्स लेंगे, तो उसी के साथ जो है कंपेरिजन को कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन मेथड। मेथड के हवाले से दो किस्म के हैं, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड या स्ट्रक्चर टेस्ट जो होते हैं उसको कहते हैं फॉर्मल असेसमेंट। जैसे स्कूल के अंदर हम पेपर्स या टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसको फॉर्मल असेसमेंट कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, इसके रिजल्ट वगैरह भी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक ही होते हैं, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल में क्या होता है, इसमें ये कैजुअल या जो है अनस्ट्रक्चर्ड जो होते हैं उसको हम इनफॉर्मल असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जस्ट टीचर ऑब्जर्व करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि बच्चों को कितना कुछ मालूम है, वो सिंपल से कुछ क्वेश्चंस करता है इनफॉर्मली, उसको कहते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट, ठीक है। मज़ीद उसकी हम थोड़ी सी अदर क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, जो स्कूल खुद कंडक्ट करे, स्कूल जो खुद कंडक्ट करे प्रॉपर तरीके से असेसमेंट, तो उसको इंटरनल कहेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या होता है, जैसे अभी ईटा, एमटीएस टाइप के जो असेसमेंट्स होते हैं या टेस्ट होते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल असेसमेंट जो है वो कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है, जिसमें मार्क्स की बात हो, जिसमें नंबर्स की बात हो, न्यूमरल्स की बात हो, ठीक है, उसको क्वांटिटेटिव कहेंगे। क्वालिटेटिव, उसमें क्या होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें फीडबैक होता है, ठीक है, उस हवाले से जो असेसमेंट होती है उसको कहेंगे क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव असेसमेंट। अच्छा, फिर मज़ीद भी हमारे पास इसके कुछ जो है वो एग्जांपल्स हो सकती हैं या टाइप्स हो सकती हैं। इसमें सबसे एक जो है वो सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट में जो है लर्नर क्या करता है, वो खुद अपने आप के बारे में जो है एक रिफ्लेक्शन देता है कि मैंने कितना कुछ जो है वो सीखा, ठीक है। पीर असेसमेंट किसे कहते हैं, पीर असेसमेंट कहते हैं कि बच्चे जो है वो एक दूसरे की असेसमेंट करें, एक दूसरे के लर्निंग को एसेस करें, फाइंड आउट करें कि किसने कितना सीखा है। टीचर असेसमेंट,
ज़ाहिर है उसमें टीचर जो है वो ग्रेड सिस्टम या ट्रेडिशनल जो है वो असेसमेंट जब भी करता है तो उसको ये ऊपर जितने भी टाइप्स जो है वो बयान हुए हैं, इसको हम एक तरीके से टीचर असेसमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है या नहीं है यार, मैं कंफ्यूज हूँ, क्या मज़ीद पढ़ाया जाए या नहीं। स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन्स ऑफ लर्निंग में। इस लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने इसी चीज़ की बात की कि आप लोगों को लर्निंग के जो है वो 3 डोमेन जो है वो पढ़ेंगे। और जब हम कंप्रिहेंसिव कंप्रिहेंसिव प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे थे, फिर वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ जी, यहाँ पर आप देखें प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में, यहाँ पर हमने बात की थी कि इसके अंदर क्या होता है, ये एक कम्प्रिहेंसिवनेस होती है। असेसमेंट के अंदर क्या होता है, कम्प्रिहेंसिवनेस होती है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि लर्निंग के जो है वो 3 डोमेन्स हैं, ठीक है। अभी इन्हीं डोमेन्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कौन से डोमेन्स हैं। सबसे पहला डोमेन तो है वो है कॉग्निटिव। कौन सा डोमेन है वो, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है इफेक्टिव डोमेन, इसके ऊपर थोड़ी सी भी डिस्कशन करेंगे, आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि इन डोमेन्स का मतलब क्या है। तीसरा जो है वो साइकोमोटर डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन ज़ाहिर है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ जो है वो रिलेट करता है, हमारी मेंटल जो है वो एबिलिटीज़ के साथ वो रिलेट करता है। दूसरा है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन हमारा एटीट्यूड के साथ जो है वो रिलेट करता है, ठीक है। ये लर्निंग के 3 डोमेन है। कोई भी शख्स अगर कुछ सीखता है ना तो उसके लिए ये 3 एरियाज जो है वो लाजमी होती हैं। और थर्ड जो है वो साइकोमोटर डोमेन है। तो साइकोमोटर हमारे मोटर स्किल्स जो है, या आप कहें कि स्किल बेस जो है, ठीक है, मूवमेंट के साथ जो रिलेट करते हैं, तो उसको साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग कहा जाता है। तो जब हम कंप्रिहेंसिवनेस पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स के अंदर, तो बात यही हो रही थी कि जब भी हम किसी असेसमेंट को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ये 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कि वो हमारे इन तीनों चीज़ों को जो है, इन तीनों स्किल्स को जो है वो डिस्कस कर सकें, ठीक है। इसके बारे में डिफरेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट्स हैं या आप कहें एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, फिर उसको कैटेगराइज भी किया है, ग्रेड किया है, ठीक है। ये कहें, ये दो जो है, अच्छा ये थर्ड जो है ये एक फीमेल है, ठीक है, सैमसंग। अच्छा, इसके डिटेल तो मैं आपको नोट्स में मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले जो है वो बेंजामिन ब्लूम है, इसको ब्लूम टेक्सोनोमी कहते हैं। हम जब भी असेसमेंट्स लेते हैं तो कॉग्निटिवली जब हम असेसमेंट लेते हैं तो हम ब्लूम टेक्सोनोमी को फॉलो करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, आप इसको समझें। कॉग्निटिव डोमेन को जब भी हम टेस्ट करेंगे उसमें हम ब्लूम टेक्सोनोमी को ज़रूर फॉलो करेंगे। बेंजामिन ब्लूम ने इसके, मैं आप लोगों के साथ मज़ीद थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखें, ये ओरिजिनल था 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया था, और फिर 2001 में उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस जो है वो हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, बस ये इतनी सी बात कर रहा है कि जो कॉग्निटिव कॉग्निटिव लर्निंग होती है इंसान की, ठीक है, जो इंसान की कॉग्निटिव लर्निंग होती है वो इन स्टेजेस से पास होकर आती है, ठीक है। जो कॉग्निटिव लर्निंग होती है वो इन स्टेजेस से पास होकर आती है। सबसे पहले तो क्या होता है, नॉलेज या रिमेम्बरिंग, ठीक है, रिमेम्बरिंग, मेमोराइजेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेमोराइजेशन को हम किस तरह से जो है वो चेक कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि वो जिसको हमने जो कुछ पढ़ाया है, क्या वो फैक्ट्स को, क्या वो डेटा को जो है वो रिकॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। हम उनसे जो है वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या वो अपने अल्फाज में किसी कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। तीसरा, हम उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे कि अगर उन्होंने किसी कॉन्सेप्ट को डेप्थ में सीखा है तो वो उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उनसे ये सवाल करें कि अप्लाई द फार्मूला टू सॉल्व दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो ये हम क्या करते हैं, ये हमने उनको कोई फार्मूला दिया और उनसे कहा कि इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है फला फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या होता है, वो ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड देन फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स जो है, इसको एनालिसिस या एनालाइज
नेक्स्ट हम इसको सिंथेसिस कह लें या इवोल्यूशन कह लें, इसमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हमने बस वो चेंज किया है फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो सिंथेसिस क्या होता है, वो पार्ट्स को जो है कंबाइन करके क्या करना है, क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है। और लास्ट में हमने यहाँ पर क्रिएशन यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है क्रिएशन, यहाँ पर इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन जाहिर है जजिंग, ठीक है, किसी चीज़ को जज करना, किसी चीज़ के बारे में कोई फैसला देना, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। यहाँ पर है क्रिएशन, तो क्रिएशन क्या होता है, पार्ट्स को कंबाइन करके कोई नई चीज़ बनाना। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो नॉलेज उसने गेन की है वो कितनी कम्प्लेक्स लेवल तक, कितनी डेप्थ में उसके पास वो नॉलेज जो है वो मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव डोमेन। तो इफेक्टिव डोमेन में मैंने सिंपल सी जो है वो बात की कि इसमें ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये हमारे एटीट्यूड्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो बेस्ड है, ठीक है। इसमें भी कुछ ज़्यादा वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल से जो है इसके भी जो है वो 5 लेवल्स हैं। और इसका मज़ीद जो है भी ज़ाहिर मैंने आप लोगों के साथ कहा भी ताकि इसे ये शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ। इसमें सबसे पहला जो है हमारे पास वो रिसीविंग है, ठीक है, क्या है रिसीविंग। जो दूसरा है वो है हमारे पास रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है वैल्यूइंग। चौथा हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो लास्ट वन है हमारे पास वो है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। रिसीविंग का मतलब क्या है, विलिंगनेस टू लिसन, किसी की बात को सुनना। ये किस चीज़ की बात करेंगे हम, एटीट्यूड की बात करेंगे या इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। नॉलेज गेन करने के लिए सबसे पहले हमने हमने एटीट्यूड को देखना होता है कि क्या वो शख्स जो है इज ही विलिंग टू लिसन, ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग का मतलब है पार्टिसिपेट एक्टिवली, क्या वो जितनी भी क्लास की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिस्कशन वगैरह हो रहा है, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तीसरा वैल्यूइंग, शोइंग कमिटमेंट टू अ वैल्यू, हमने क्लासरूम के अंदर कुछ वैल्यूज़ वगैरह जो है वो सेट कर रखे हैं, क्या वो उन वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है, कमिटमेंट शो कर रहा है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेट्स वैल्यू इनटू अ सिस्टम, जो वैल्यू हमने क्लासरूम के अंदर सेट कर रखी थी उसी को जो है वो एक सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना। जैसे स्कूल्स के अंदर क्लीनलीनेस कैंपेन्स जो है वो होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्टली जो है वो उसकी कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है कि वो घर में भी या अपने गली मोहल्ले में भी सफाई का ख्याल रखते हैं, तो इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो ये भी लर्निंग के एक जो है एक डोमेन है, लर्निंग का एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें स्पेशली किस चीज़ की बात होती है, एटीट्यूड की, इमोशंस की, इंटरेस्ट वगैरह की। लास्ट वन जो है वो साइकोमोटर डोमेन है। तो साइकोमोटर में जैसे भी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की कि वो क्या है, साइकोमोटर डोमेन में उसकी स्किल्स को देखा जाता है, उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, उनकी स्किल्स को, उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके भी जो है अपने लेवल है, इसके अंदर भी परसेप्शन है। मैं थोड़ा अच्छा चलें इसको लिख भी देते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसके अंदर परसेप्शन है, दूसरा दूसरा लेवल हमारे पास है सेट, तीसरा पे गाइडेड रिस्पॉन्स, गाइडेड रिस्पॉन्स, ठीक है। चौथा है मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, पांचवा जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। छठा पे हमारे पास है एडाप्टेशन, और लास्ट जो स्टेज है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ये ओरिजिनेशन है, अच्छा ये ओरिजिनेशन है, ठीक है। अच्छा, परसेप्शन में होता क्या है, अवेयरनेस ऑफ द मूवमेंट।
परसेप्शन में क्या है, अवेयरनेस ऑफ द मोमेंट, जैसे नोटिसिंग ग्रिप इन द क्रिकेट वगैरह, इसको हम कहते हैं परसेप्शन। दूसरा क्या है, सेट, सेट रेडीनेस टू एक्ट, रेडीनेस टू एक्ट, जैसे स्टैंडिंग क्रिकेट में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलिंग से पहले हम रेडी होके खड़े होते हैं, तो उसको आप एक तरह से सेट कह दें। या रनिंग जब हम करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा मुकाबलों में कि वो बाकायदा उनको आवाज़ देते हैं सेट, एंड देन एक फायर किया जाता है, वहाँ से वो दौड़ना शुरू कर लेते हैं। तीसरा क्या है, गाइडेड रिस्पॉन्स। तो गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या होता है, हम जो है बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और उसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तो उसी को गाइडेड रिस्पॉन्स कहते हैं। चौथा है मैकेनिज्म। तो परफॉर्मिंग स्किल्स विद सम कॉन्फिडेंस। मैकेनिज्म क्या होता है, फिर उन बच्चों ने जो है वो उस स्किल को सीखा और वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के साथ उसको परफॉर्म करने के काबिल हो गए हैं, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। फिर है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में क्या है, परफॉर्मिंग स्मूथली एंड एफिशिएंटली। फिर वो उनकी जो है वो स्किल वो मज़ीद बेहतर हो गई है और अब वो परफॉर्म कर सकते हैं। अडेप्टेशन किस चीज़ को कहते हैं, मॉडिफाइंग स्किल्स टू सूट सिचुएशन। अब नई सिचुएशन आ गई है और बच्चों ने किसी स्किल को सीखा है, तो उसी स्किल को वो नई सिचुएशन में किस तरह यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो ओरिजिनेशन है। तो ओरिजिनेशन में क्या होता है, क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न्स। फिर वो नई नई जो है वो जो स्किल उसने सीखा है, फिर हमने देखा होगा कि जब भी बच्चे जो है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं मोटरसाइकिल चलाने में, तो फिर वो वन व्हीलिंग करते हैं। तो ये क्या है, क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न्स, ठीक है। अच्छा, हम बात असेसमेंट की कर रहे थे, तो असेसमेंट जब भी हम असेसमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमने इन्हीं तीनों डोमेन्स को सामने रखते हुए असेसमेंट्स को डिज़ाइन करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। कौन से टूल्स हैं, कौन से टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल टूल्स को। ट्रेडिशनल टूल्स जो है वो क्या क्या है या कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरा होते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। दो तरह के रिटन टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव में फिर हमारे पास होता क्या है, और एमसीक्यूज होते हैं, ट्रू फॉल्स होता है, मैचिंग वगैरह, ये ऑब्जेक्टिव किस्म के हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इस तरह की चीज़ें, ये सारा किस चीज़ में आता है, रिटन टेस्ट में। और ये इसकी ब्रॉडर कैटेगरी क्या है, ट्रेडिशनल टूल्स, मतलब पुराने ज़माने से यही टूल जो है वो यूज़ होता आ रहा है। दूसरा है ओरल टेस्ट का, जुबानी टेस्ट जो होता है, इसमें वाइवा या क्वेश्चंस वगैरह पूछना। तीसरा है प्रैक्टिकल टेस्ट का, इसमें लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे एग्ज़ाम सिस्टम का हिस्सा है। आप लोग इसको स्कूल्स में, कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स के दौरान जो है इसी ट्रेडिशनल जो है असेसमेंट्स को देख रहे होते हैं, ये मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है, टेक्निक्स है असेसमेंट के, वो थोड़े से मॉडर्न है, ये उन ट्रेडिशनल से थोड़ा सा एडवांस जो है वो मेथड है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, पोर्टफोलियो असेसमेंट। अच्छा, पोर्टफोलियो असेसमेंट जो है वो पिछली असेसमेंट्स के हवाले से बेहतर क्यों है। देखिए, पिछले असेसमेंट्स में क्या होता है, एक बच्चा है वो बोर्ड के पर्चे के लिए गया, उस दिन उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, एंड सो बोर्ड जो है वो कहेगा कि ये बच्चा नालायक है। लेकिन पोर्टफोलियो असेसमेंट में होता क्या है, हम जो है बच्चे का एक रिकॉर्ड रखते हैं पूरा, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ देखिए, हम साल के शुरू से ही बच्चे का एक रिकॉर्ड रखते हैं कि वो कौन से डोमेन में, कौन से एरिया में कैसा और कितना परफॉर्म कर पा रहा है। तो अगर वो लास्ट में पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाता, तो हमें पता होता है कि बच्चा जो है वो थ्रू आउट द ईयर वो अच्छा परफॉर्म करता आ रहा था। इसी तरह अगर कोई बच्चा जो है वो थ्रू आउट द ईयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता आ रहा था और एक एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, फाइनल पेपर के अंदर उसने नकल किया, उसने अच्छे नंबर लिए, तब भी हमें ये पता चलता है कि भाई इसका जो पोर्टफोलियो है वो तो मेरे पास इतना अच्छा नहीं है, अब ये अचानक से इतना इसने जो है वो बेटर परफॉर्म कैसे किया, ठीक है। तो उसको फिर हम उसकी मज़ीद जो है वो असेसमेंट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या उसने जो है मेहनत जारी शुरू किया है या उसने जो है वो कोई अनफेयर मीन्स जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। ये पोर्टफोलियो असेसमेंट का एक प्लस साइड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। तो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है, इसके ज़रिए हम क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसको देखते हैं।
मिसाल के तौर पर हमने जो है बच्चों को कोई प्रॉब्लम देना है, उनसे कहना है कि आप एज ए टीम इसको सॉल्व करें, तो इसमें ना सिर्फ उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो हम देख लेंगे, उनकी टीम स्किल्स, उनकी कोलैबोरेशन, वर्किंग एज ए टीम, इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो देख लेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में उसमें क्या होगा, उनकी स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट की जाएंगी थ्रू डूइंग समथिंग, थ्रू एक्शंस, ठीक है। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की कि सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, खुद अपने आप को जज करना, असेस करना, और पीयर असेसमेंट क्या है, वो दूसरे दोस्तों को की जो है उसकी उनकी असेसमेंट करना। अच्छा, रूब्रिक एंड चेक लिस्ट का जो एरिया है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे, ठीक है। रूब्रिक क्या होता है, रूब्रिक ये आप कहें कि एक तरह का जो है वो रजिस्टर है, ठीक है। ये एक तरह का रजिस्टर है, उसमें जो है वो सारे जो कैटेगरीज हैं लर्निंग के वो बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ मैं किसी बच्चे का जो है वो नाम लिख देता हूँ, यहाँ किसी बच्चे का नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पर उसके हर डोमेन के मार्क्स लिखे जाएंगे। जैसे मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर बात करूँ तो मैं कहूँगा कि इस टॉपिक के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में इस बच्चे का नॉलेज कितना है, उसकी जो है वो कम्प्रिहेंशन कितनी है, उसकी एप्लीकेशन कितनी है, एनालिसिस कितनी है, और जो है वो सिंथेसिस कितना है, इवैल्यूएशन कितना है, क्रिएशन कितना है, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ के अपने अपने मार्क्स होते हैं उसके, तो उस चीज़ को कहते हैं रूब्रिक्स। ये जो बच्चों के ये एक रजिस्टर है जिसमें सारे जो है वो लर्निंग डोमेन्स के जो है अलग अलग वो कैटेगरीज बने होते हैं, उसी के हिसाब से हम बच्चों को के रिकॉर्ड को भी रखते हैं कि ये बच्चा जो है वो थ्रू आउट द ईयर किस तरह परफॉर्म करता रहा था, और उसका कौन सा एरिया जो है वो वीक है, कौन सा एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसको कहते हैं रूब्रिक। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं, कुछ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं, ये भी मौजूद था। यू गाइस रिमेंबर, आप लोगों में से किसी ने अगर वो एग्जाम दिया है तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड के हवाले से भी क्वेश्चंस जो है वो मौजूद थे, ये भी आए हुए थे। अच्छा ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है कि इट इज़ अ शॉर्ट नोट्स टीचर्स राइट अबाउट सिग्निफिकेंट स्कूल्स बिहेवियर। इसमें होता क्या है कि टीचर खुद अपने पास एक डायरी जो है वो रखता है कि मेरा फ़लाँ स्टूडेंट जो है वो इस एरिया में कमज़ोर है, फ़लाँ स्टूडेंट जो है वो इस एरिया में स्ट्रॉन्ग है, ये टीचर की अपनी पर्सनल सी आप कहें कि डायरी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है रेटिंग स्केल्स की हम बात करें तो इसमें हमने बच्चों को रेट करना होता है कि अगर जैसे आपने ये वीडियोस वगैरह में देखा भी होगा कि ये बच्चा कितना काबिल है, एक में से पाँच, एक से पाँच में इसको रेट करें, ठीक है। तो आप उसको कहें कि ये एक से तीन, चार या पाँच, इस तरह के उसकी काबिलियत के हिसाब से आप उसको एक नंबर देते हैं, एक रेट देते हैं, तो उसी के रेटिंग स्केल कहते हैं। सोशियोमेट्री की बात करते हैं तो इसमें ये एक टेक्निक है टू स्टडी द सोशल रिलेशनशिप्स इन क्लास। ये भी एक बड़ा जो है ज़बरदस्त टेक्निक है इस असेसमेंट का। इसमें हम किसी बच्चे की जो है वो क्या देखते हैं कि वो कितना जो है वो सोशली पॉपुलर है। इसमें हम देखते हैं कि फ़लाँ बच्चे के साथ जो है वो कौन बैठना चाहेगा टेस्ट के अंदर, या हम देखते हैं कि भाई ये फ़लाँ काम हमने करना है, आप में से कितने बच्चों ने इस फ़लाँ बच्चे को जो है वो वोट देना है, या कौन से बच्चे का आप लोग साथ देंगे। तो इसके ज़रिए जो है वो टीचर क्या करता है, वो पॉपुलरिटी को या जो है वो आइसोलेशन को चेक करता है कि कौन सा बच्चा जो है वो क्लास के अंदर कितना पॉपुलर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स इन असेसमेंट, दैट इज़ कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अभी ये असेसमेंट के अंदर थोड़े से मॉडर्न जो है वो ट्रेंड्स आ गए हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने इसी चीज़ की बात की कि ट्रेडिशनल जो है वो चीज़ें अभी इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही, तो हमने असेसमेंट को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना है, और वो मॉडर्न टेक्निक्स भी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अभी इसको जस्ट एक ओवरव्यू उसका ले लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मॉडर्न ट्रेंड्स इन असेसमेंट, सबसे पहले कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई है कि कंटिन्यूस क्यों करना है एंड कम्प्रिहेंसिव क्यों करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। आउटकम बेस्ड एजुकेशन असेसमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें not which is not only focused on the teaching but on whether schools have achieved learning outcomes। ये ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ के ऊपर कि जो लर्निंग आउटकम्स है, क्या उसके ऊपर जो है वो बच्चों ने उस चीज़ को जो है वो अचीव कर लिया है, या अभी तक वो दे आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है।
स्टार्ट में आउटकम्स दिए होते हैं, जिसको जो है हम SLOs भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने वो SLOs जो है उनको अपने सामने रखना होता है, फिर बच्चों को टीच करना होता है और फिर उनकी जो है वो असेसमेंट करनी होती है कि क्या उन्होंने जो है वो उसको सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। तो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन या आउटकम बेस्ड असेसमेंट इसको हम कहते हैं। तीसरा क्या है वो ऑथेंटिक असेसमेंट, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड टास्क जो है आते हैं, ठीक है। हमने बच्चों से ये नहीं कहना होता कि डिफाइन डिफाइन पोल्यूशन, ठीक है। हमने बच्चों से ये नहीं कहना होता कि डिफाइन पोल्यूशन, वो पुराना तरीका है। नया तरीका क्या है, हमने बच्चों को ये कहना होता है कि आप एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट करें, अवेयरनेस कैंपेन अपने स्कूल के अंदर पोल्यूशन के खिलाफ, ठीक है। ये एक नया तरीका है उनको वो कॉन्सेप्ट सही से समझाने का, ठीक है। ईज़ असेसमेंट या डिजिटल टूल्स जो है असेसमेंट के लिए यूज़ करना, आजकल जितना भी जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो डिजिटल टूल्स को असेसमेंट के लिए यूज़ करना, उसको हम ई असेसमेंट कहते हैं या डिजिटल टूल्स असेसमेंट जो है उसको कहते हैं। ये काफ़ी जो है हेल्पफुल है, क्योंकि बस 2 मिनट में जो है ये हमें रिजल्ट भी देता है, ऑथेंटिक रिजल्ट जो है वो देता है कंपेरेटिवली। तो इसमें जितने भी ये LMS वगैरह के सिस्टम्स हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम, ओपन बुक ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को बजाय जब उनसे बच्चों से टेस्ट लेते हैं तो उनसे ये कहें कि डिफाइन डेमोक्रेसी, डिफाइन डेमोक्रेसी। ये एक टेक्निक है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड है। जो नया मेथड है वो ये है कि आप बच्चों को कह दें कि भाई आप लोगों ने किताब को खोलना है, बुक को खोलें, उसी में से जो है डेमोक्रेसी को निकालें, उसको पढ़ें और उसको फिर जो है किसी और टॉपिक के साथ जो है रिलेट करें, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है गेमिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। गेमिफिकेशन ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आजकल जो है वो वोकेबलरी के गेम्स आते हैं, मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो आप वोकेबलरी का कोई गेम खेल रहे हैं और आपके जितने भी जो है वो वर्ड्स ठीक हो रहे हैं, उसके आपको जो है कुछ पॉइंट्स वगैरह वो मिलते हैं, तो इसको गेमिफिकेशन ऑफ असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो तो हम सब लोगों को पता ही है, वो है रूट लर्निंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना या एम्फेसिस करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम ब्लूम टेक्सोनॉमी को पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले जो है वो डोमेन क्या है, वो रिमेम्बरिंग का है, वो नॉलेज का है, ठीक है। तो हमारे जितने भी स्कूल के अंदर एग्ज़ाम्स होती हैं वो हमारी सिर्फ उस एक ही डोमेन को चेक कर रही होती है, हालांकि ये सबसे नीचे वाला डोमेन है, ठीक है। दूसरा क्या है, बायस इन ग्रेडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड। बायस इन ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बायस इन ग्रेडिंग का मतलब ये है कि एक बच्चे ने जो कुछ लिखा है उसको ज़्यादा नंबर मिले हैं, दूसरे बच्चे को कम मिले हैं, हालांकि दोनों ने एक ही चीज़ को लिखा है, लेकिन एक के जो है वो हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी सी नीट है, या वो उस टाइम पर जो टीचर था वो अच्छे मूड में था तो उसको ज़्यादा नंबर मिले। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी बच्चे की असेसमेंट पर। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लैक ऑफ ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, ये बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादातर टीचर्स को ये ही नहीं पता कि बच्चों की असेसमेंट लेंगे कैसे, पेपर को डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है, पेपर को बनाएंगे कैसे, ये बड़ा जो है वो आलमिया है एक। तो टीचर्स को जो है वो ट्रेन करना चाहिए इसके, उनको ये पता हो कि असेसमेंट कैसे लेंगे। एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये नेक्स्ट हमारे पास एक इशू है। अच्छा, एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, देखिए कुछ बच्चे जो है वो अपने स्किल्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये इस चीज़ को हमें थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना है, बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना होता है, ताकि उनकी जो है वो रियल असेसमेंट हो सके। अब बच्चों को अक्सर चीज़ें आती हैं लेकिन वो हमें बता नहीं सकते, वो उनके एग्ज़ाम स्ट्रेस एंजाइटी ये एक बड़ा फैक्टर है सब। अच्छा, मिस अलाइनमेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये देखिए ये कितने जो है वो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा गौर करें। देखिए हमारे तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ और होते हैं। हम जब टीच कर रहे हैं बच्चों को तो कुछ और टीच कर रहे हैं, फिर जब एग्ज़ाम ले रहे हैं तो किसी और चीज़ का ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इन लाइन नहीं होती, इनको इन लाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि ये साइकिल जो है ऐसे चले, कंप्लीट हो कि हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स
प्रेशर क्या है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ जो स्कूल्स हैं वो इसी बात पे बस फोकस कर रहे होते हैं कि हमने 90% मार्क्स जो है वो लेने ही लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मीन्स कैसे भी यूज़ करें, बच्चे रट्टा लगाएं, अनफेयर मीन्स यूज़ करें, कुछ भी करें, बट हमने जो है अपना रिजल्ट जो है वो ऊपर रखना है किसी भी हालत में। तो ये जो है असेसमेंट के लिए सबसे बड़ा वो चैलेंज है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? फिर वही बात है, जो पिछली स्लाइड में डिस्कस हुई उसको बस आप रिवर्स कर लें थोड़ा सा, तो आप लोगों को खुद ही जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, अलाइन असाइनमेंट्स विद ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग। फिर वही बात है, डिस्कस हो चुकी है पहले से ही। यूज़ वैरायटी ऑफ टूल्स, ये बड़ा ज़रूरी है। वैरायटी ऑफ टूल्स क्यों ज़रूरी है? जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि कम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए हमारे असेसमेंट में, ताकि सारे डोमेन जो है वो असेस हो सके। तो हम बहुत ज़्यादा टूल्स जो है वो यूज़ करेंगे, एमसीक्यूज़ भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होंगे, और उनके जो प्रैक्टिकल टेस्ट भी होंगे, हर तरह के टेस्ट भी होंगे उनके। तो हमें तब ही जाकर पता चलेगा कि उनके कितने डोमेन्स, और उन डोमेन्स के अंदर फिर कितने स्टेजेस से जो है वो नॉलेज वो गुजर के उन तक पहुँची है, कितना इन डेप्थ जो है वो किसी चीज़ के अंदर उनको कमांड जो है वो हासिल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हम जब बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है उनको देना होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रहा था कि बजाय ये कहने की कि हम उनको जो है ये कह दें कि ये आंसर जो है ये रॉन्ग है, हम उनको ये कहें कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ये ठीक है, बट आप थोड़ा सा इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए आप एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं जिसको कहेंगे सैंडविच मेथड। सैंडविच, इसको कहते हैं सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड क्या है? सबसे पहले आपने जो है स्टार्ट विद पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव आपने उनको एक बात कहनी है, फिर उनको जो है करेक्टिव 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 एडवाइस देना होता है, ठीक है। और लास्ट में जो है फिर उनको थोड़ा सा इनकरेज करना होता है। अच्छा, ठीक है। तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, सैंडविच मेथड कहते हैं, ठीक है। पहले आपने कोई पॉजिटिव उनको बात कहनी है, फिर जो है करेक्टिव एडवाइस देना है, फिर थोड़ा सा उनको उनको इनकरेज करना है। तो फीडबैक के लिए ये मेथड जो है बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा, इंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, इसके ऊपर भी बात हो चुकी है, मुझे इसको डिस्कस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ट्रेन टीचर्स इन असेसमेंट लिटरेसी, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन किया कि टीचर को ट्रेन करना ज़रूरी है, ताकि उनको ये तो पता चले कि हमने जो है वो पेपर बनाने कैसे हैं, असेसमेंट हमने लेना कैसे है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी वाइजली। अच्छा, इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी वाइजली, हमने जो है क्या करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है असेसमेंट के लिए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी ने जो है हमारे लिए असेसमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को अरेंज करना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। तो ये तो थोड़ी सी जो है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स थे, ठीक है। अच्छा, लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे कि जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है वो क्या क्या है। अ गुड टीचर मस्ट बी अ गुड असेसर, ये फिर वही बात जो है वो टीचर के ऊपर आ रही है कि हमने टीचर को जो है वो ट्रेन करना है कि वो असेसमेंट के मेथड्स को, असेसमेंट के टेक्निक्स को वो उसको वो सही तरीके से आती हो। अच्छा, दूसरा क्या है, असेसमेंट इज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल साइकिल। इंस्ट्रक्शनल साइकिल जो है वो क्या है, बहुत सिंपल सा है। इंस्ट्रक्शनल साइकिल जो है वो सिंपल सा है। उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्लान बनाना है, फिर टीच करना है उस प्लान के हवाले से, फिर हमने असेसमेंट करना है, असेस, ठीक है। फिर हमने क्या देना है, फीडबैक। जब हम असेसमेंट कर लेंगे तो फिर बच्चों को फीडबैक देंगे, और फिर जो है लास्ट में हम अगेन वो प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ये इसको एक इंस्ट्रक्शनल साइकिल जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट को इसमें शामिल किया गया है इंस्ट्रक्शनल साइकिल को, क्योंकि उसके बगैर जो है वो साइकिल कंप्लीट ही नहीं होती।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंसेस अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग इम्प्रूवमेंट। अच्छा, ये क्या करता है, असेसमेंट क्या करता है, ये अकाउंटेबिलिटी को और लर्निंग को इम्प्रूव करने में मदद देता है। ये इसकी हम अभी एजुकेशनल इंडिकेशन देखते हैं ना कि असेसमेंट क्यों ज़रूरी है। तो जाहिर है ये चीज़ें पहले ही मैं जो है डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। जस्ट आप लोगों के साथ अंदर दिस सब टॉपिक इसको थोड़ा सा इसकी वजाहत करना ज़रूरी था। अच्छा, एजुकेशन नेक्स्ट देखिए, शेप करिकुलम, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्नर्स मोटिवेशन। इसी के ऊपर भी बात हो चुकी है कि करिकुलम्स जो है वो असेसमेंट के ज़रिए ही जो है वो चेंज किए जाते हैं। असेसमेंट लिया जाता है फिर उसके मुताबिक बात होती है कि भाई करिकुलम के अंदर कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज करनी है या कौन सी जो है वो चेंज नहीं करनी। इसी तरह टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर भी वो चेंजेस असेसमेंट के बाद ही वो लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा असेसमेंट का क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने डिटेल में जो है असेसमेंट की वो सारी जो है प्रिंसिपल्स भी, उसके अंदर जितने इश्यूज थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। लेकिन इसमें दो एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन पॉइंट आउट कर देता हूँ कि एक तो उसकी असेसमेंट की जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो सीखना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा वो क्या है, जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग है उस हवाले से अक्सर जो है ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप ग्रुप में भी फिर पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को जो है